मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। ठीक है, विलयन की सांद्रता। तो किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता, सांद्रता कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, यानी कि एकांक आयतन मतलब क्या? 1 लीटर या 1 केजी। ठीक है, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब विलयन की सांद्रता को हम कई चीज़ों में व्यक्त करते हैं, उसकी बहुत सारी इकाई हैं। पहला है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा है आपका आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। ठीक है, तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, चौथा है आपका मोल अंश, मोल अंश। पांचवा है आपका पीपीएम, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। छठवा है आपका मोललता, मोलरता। उसके बाद सातवां है मोललता, मोललता। ठीक है, आठवां आपका नॉर्मलता पढ़ लेंगे हम लोग, और हो जाएगा नौवां फॉर्मलता। ठीक है, तो देखिए, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। और विलयन की सांद्रता को हम द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं, आयतन प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं, मोल अंश में व्यक्त कर सकते हैं, पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद मोलरता में, मोललता में, नॉर्मलता में और फॉर्मलता में हम क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, होता क्या है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसका हम लोग फार्मूले से इसका डिफिनीशन निकालेंगे, फार्मूला से। ठीक है, होता है कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 होता है। ठीक है, अब देखिए कि अगर विलयन के द्रव्यमान को 100 ग्राम कर दिया जाए तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और बटा में 100 ग्राम कर दिया जी इसको। ठीक है, और इसी को कह देंगे द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित कितने ग्राम? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसको हम डिफिनीशन कैसे देंगे? कहेंगे कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को, विलेय के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? द्रव्यमान
प्रतिशत कहते हैं। ये हो गया डिफिनीशन किसका, द्रव्यमान प्रतिशत का। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, यानी कि विलियन का द्रव्यमान कितना हो 100, तो 100 से 100 क्या हो गया, कट जाएगा। तो 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को हम क्या कर लेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कह लेंगे। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को हम क्या कर लेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत कह लेंगे। पढ़ेंगे हम लोग आयतन प्रतिशत। क्या होता है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है, इसका भी हम लोग डिफिनीशन जो है वो किसे निकालेंगे, फार्मूले से निकालेंगे। तो विलेय का आयतन, विलेय का आयतन और वटा में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, आयतन प्रतिशत का जो फार्मूला होगा वो होगा विलेय का आयतन बटा में विलियन का आयतन गुणे 100। आयतन है, अगर इसको 100 ml कर दिया जाए तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए इसमें ग्राम लिखा गया है ना, 100 ग्राम, इसको ml में कर दें। ठीक है, क्योंकि आयतन है ना, और आयतन को हम लोग लीटर ml यही इसी में मापते हैं। तो अगर विलियन का आयतन कितना हो 100 ml, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के आयतन को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। 100 ml विलियन में उपस्थित, कितने ml, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के आयतन को क्या कह देंगे, आयतन प्रतिशत कहते हैं। 100 ml विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित, ठीक है, किसका आयतन, विलेय के आयतन, विलेय के आयतन को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, कि 100 ml विलियन में उपस्थित, कितने ml, 100 ml विलियन में उपस्थित किसका आयतन, विलेय के आयतन को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान प्रतिशत समझ में आ गया, आयतन प्रतिशत समझ में आ गया कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है। ये क्या है, सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रयोग तब करेंगे, आयतन प्रतिशत का यूज तब करेंगे जब विलियन जो है वो द्रव अवस्था में हो और विलेय भी हो किस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो। इस फार्मूले का प्रयोग तब करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत का यूज तब करेंगे जब विलेय ठोस अवस्था में हो और जो विलियन हो वो भी किस अवस्था में हो, ठोस अवस्था में हो। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, जैसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशत का फार्मूला से डिफिनीशन निकाले, वैसे ही इसके भी हम लोग फार्मूले से डिफिनीशन को निकालेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और बटा में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन गुणे 100। ठीक है, अगर हम विलियन का आयतन 100 ml करते हैं तो 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, 100 ml विलियन में उपस्थित, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। अगर 100 यहाँ पे लिख दिया जाए 100 ml, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, और विलेय के द्रव्यमान को ही हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि 100 ml विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं।
ठीक है, ये हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, 100 ml बिलियन में उपस्थित, 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। फार्मूला हो गया हमारा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटा में विलियन का आयतन गुणे 100। देखिए, इसका हम प्रयोग तब करेंगे जब विलियन जो है वह द्रव अवस्था में हो और जो विलेय हो ठोस अवस्था में हो। जैसे हम चीनी को पानी में घोलेंगे, और जब चीनी को हम पानी में घोलेंगे तो ये बताइए कि पानी हमारा जो है और चीनी मिल करके किस फॉर्म में बनेंगे। अगर 100 ग्राम चीनी को 1 लीटर पानी में घोल दिया जाए तो जो अवस्था होगी, विलयन की अवस्था होगी, वह कौन सी अवस्था होगी? यह होगी द्रव अवस्था, क्योंकि विलायक जो है वह किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। यहाँ पे विलायक जो है वो पानी है और विलेय क्या है? चीनी है। अगर 100 ग्राम चीनी को 1 लीटर पानी में घोल दिया जाए तो ये बताइए कि जो हमारा विलयन बनेगा उसकी अवस्था क्या होगी? द्रव अवस्था होगी। जो विलेय है उसकी अवस्था क्या है? ठोस अवस्था है। लेकिन एक बात बताइए, अगर 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी को घोल दिया जाए तो क्या जो पानी होगा उसका आयतन बढ़ेगा? क्या आयतन बढ़ जाएगा? आयतन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ेगा? देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कि 100 ग्राम चीनी को 100 ग्राम चीनी को 500 ml पानी में घोला गया, पानी में घोला गया। ठीक है, 100 ग्राम चीनी को 500 ml पानी में घोला गया। आप क्या बताएं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताइए। विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करें, आयतन प्रतिशत की गणना करें। ठीक है, अब देखिए 100 ग्राम चीनी है, विलेय कितना है? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है आपका? 100 ग्राम है। ठीक, अच्छा, विलायक कितना है? विलायक का द्रव्यमान या विलायक का आयतन कितना है? 500 ml। अब जो विलयन होगा, विलयन, उसका आयतन कितना होगा? विलयन का आयतन, तो आप कहेंगे कि विलेय और प्लस विलायक इक्वल टू होता है विलयन। लेकिन जब चीनी को हम पानी में घोलेंगे, ठीक है, तो उसके आयतन में कोई वृद्धि नहीं होगी। हमारा जो विलयन बनेगा उसका आयतन कितना रहेगा? 500 ml ही रहेगा। क्यों रहेगा भाई? क्योंकि आप जानते हैं पानी जो है वह द्रव है और द्रव के अणुओं के मध्य खाली स्थान होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। उसमें जो चीनी के पार्टिकल होते हैं ना, वह जाकर क्या हो जाएंगे? समाहित हो जाएंगे, उसके अंदर चले जाएंगे। यानी कि जो पानी है और पानी के अणुओं के बीच में जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान में चीनी के पार्टिकल चले जाएंगे, जिसके कारण इसका आयतन जितना पहले था उतना ही रहेगा। इसके आयतन में कोई वृद्धि नहीं होगी। अगर 1 लीटर पानी में या 500 ml पानी में 100 ग्राम चीनी को घोल दें तो घोलने के बाद क्या देखेंगे कि आयतन उतना ही रहेगा, भले ही इसका मास बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन आयतन कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। ठीक, तो विलयन का आयतन हम कितना लेंगे? 500 ml लेंगे। अब हम जानते हैं कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इक्वल टू होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इक्वल टू होता है विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम, 100 ग्राम। और विलयन का आयतन कितना है? 500 ml गुणे 100। तो ये बताइए 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 5 से कितने बार में कट जाएगा? 20 ग्राम प्रति ml। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना आ गया? 20 ग्राम प्रति ml। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत समझ में आ गया आपको, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत समझ में आ गया आपको, आयतन प्रतिशत समझ में आ गया। ठीक है, 3 पढ़े हम लोग, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मोल अंश। मोल अंश क्या होता है, ठीक है। इसके पहले हम मोलों की संख्या पढ़ते हैं, मोलों की संख्या को काउंट कैसे करते हैं, क्योंकि मोल अंश तभी समझ में आएगा जब आपको मोलों की संख्या काउंट करने आएगा। आप मोल की संख्या को निकाल पाएंगे तब जाकर के आपको मोल अंश समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या। तो मोल की संख्या का फार्मूला होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटा में पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। मोल की संख्या हम कैसे निकालते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान बटा में पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। पदार्थ का द्रव्यमान बटा में पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। जैसे अगर एग्जाम्पल में दे दिया जाए कि 360 ग्राम ग्लूकोज के मोलों की संख्या ज्ञात करें, मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो कैसे काउंट करेंगे आप, 360 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो ये बताइए पदार्थ क्या है हमारा, ग्लूकोज, तो इसका द्रव्यमान कितना है, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है, ग्लूकोज का द्रव्यमान 360 ग्राम, ठीक है, 360 ग्राम। और इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है ना वो होता है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे हम लोग। तो इसके फार्मूले से हम लोग आणविक द्रव्यमान को काउंट करेंगे। फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। कार्बन कितना है, 6। एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। मास कितना होता है, 12 होता है। तो एक का 12 होता है तो 6 का कितना हो जाएगा, बच्चा एक 72, ठीक है। प्लस एक हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है तो 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 12। अब प्लस एक ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, ठीक है। आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। एक ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो कितना होता है, 16 होता है। तो एक का 16 हो जाएगा, कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 16 6 का 96, देखिए टोटल आपका हो जाएगा 180। 6 2 8 2 10, 10 1 11, 11 7 18, ठीक है, 180 हो जाएगा। यानी ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना आ गया, 180 आ गया। अब ये बताइए कि मोल की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अभी हमने पढ़ा कि पदार्थ का द्रव्यमान बटा में पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 360, आणविक द्रव्यमान कितना है, 180, कट करके कितना आ जाएगा, 2। यानी कितने मोल हैं इसमें, मोलों की संख्या कितनी है, 2 है। मोलों की संख्या कितनी है इसमें, 2 है। यानी कि हम मोलों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, पदार्थ के द्रव्यमान में उसके आणविक द्रव्यमान से भाग देंगे। पदार्थ के द्रव्यमान में हम उसके आणविक द्रव्यमान से भाग दे देंगे तो किसका संख्या निकल के आ जाएगा, मोलों की संख्या। अगर मोलों की संख्या आप काउंट कर लेंगे तो आप मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब मोल अंश होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक विलयन में 2 घटक हैं, ए और बी, ए और बी से मिलके बना है। एक विलेय हो जाएगा और एक विलायक हो जाएगा। 2 घटक हैं, एक ए है और एक बी है। एक विलयन जो है 2 घटकों से मिलके बना है। कौन कौन से, ए और बी। ए के मोलों की संख्या Na है और बी के मोलों की संख्या Nb है, ठीक है। इसमें इस विलयन में ए के मोलों की संख्या कितनी है, Na, और बी के मोलों की संख्या कितनी है, Nb। एक विलयन है और इस विलयन में 2 घटक हैं, यानी कि 2 घटकों से मिलकर बना है, ए और बी से। पहला जो घटक है उसके मोलों की संख्या Na है और दूसरा जो बी घटक है उसकी मोलों की संख्या क्या है, Nb है। तो मोल अंश कहता है कि विलयन में उपस्थित
विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं, या इसी को मोल प्रभाज भी कहते हैं। इसको ही मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल प्रभाज। ठीक है। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, तो मोल अंश हमारा क्या हो जाएगा? मोल अंश क्या हो जाएगा? किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या। जैसे मान लीजिए कि Na एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या, कितने घटक हैं? दो ना, तो दोनों। ठीक। या किसी भी एक घटक हम B के मोलों की संख्या ले रहे हैं और कुल मोलों की संख्या Na प्लस NB। तो किसी विलयन में उपस्थित, किसी भी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या, एक घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। और मोल अंश को हम एक से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक विलयन में 3 घटक हैं। ठीक। एक विलयन में 3 घटक है, A, B, C। A के घटक के मोलों की संख्या Na, B जो घटक है उसके मोलों की संख्या NB और जो C घटक है उसके मोलों की संख्या NC है। तो अगर A के सापेक्ष हम मोल अंश निकालें तो A के मोलों की संख्या Na और कुल मोलों की संख्या, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे तो कुल मोलों की संख्या आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर B के सापेक्ष निकाला जाए तो NB ऊपर हो जाएगा, यानी कि B के मोलों की संख्या ऊपर और बटा में कुल मोलों की संख्या, यानी कि Na प्लस NB प्लस NC। ऐसे ही C घटक के मोलों की संख्या, जो C घटक है उसके सापेक्ष मोल अंश, तो घटक C के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है। और मोल अंश को x से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया मोल अंश क्या होता है? विलयन में उपस्थित किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मोल अंश पर एक क्वेश्चन करते हैं ना। जैसे अगर दे दे कि 360 ग्राम ग्लूकोज को 360 ग्राम ग्लूकोज को 1800 ग्राम जल में घोला गया, या 1800 ml जल में घोला गया। ठीक है। जल के सापेक्ष एवं ग्लूकोज के सापेक्ष मोल अंश की गणना करें। मोल अंश की क्या करें? गणना करें। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मोलों की संख्या हमें निकालना चाहिए। किसकी मोलों की संख्या? तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। देखिए ग्लूकोज के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या किसका? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है? 360। और इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। ग्लूकोज का C6H12O6 फार्मूला होता है, तो कार्बन का होता है 12, तो बर्छक 72, हाइड्रोजन का हो जाएगा 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो
6 ऑक्सीजन है, 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। कुल मिला के कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, कट जाएगा, यानी ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितना आ गया, 2। ऐसे ही जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या यानी कि जल का द्रव्यमान कितना दिया है, 1800। और इसका जो द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान होता है जल का, देखिए H2O फार्मूला होता है, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 18 होता है, तो 18 हो जाएगा। कट जाएगा कितने बार में, 100 बार में। ठीक है, तो अगर हम मोल अंश निकालें किसके सापेक्ष, ग्लूकोज के सापेक्ष, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटा में कुल मोलों की संख्या, यानी ग्लूकोज के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। ग्लूकोज के मोलों की संख्या कितना है, 2, और 2 प्लस कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 2 बटा 102, यानी कि 1 बटा 51 हो जाएगा, 1 बटा 51। ऐसे ही अगर हम वाटर के सापेक्ष मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, तो वाटर के सापेक्ष अगर मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो बताइए, वाटर का मोल की संख्या कितना है, 100, और कुल मोलों की संख्या 2 प्लस 100, यानी कि 100 बटा कितना, 102, यानी कि 50 बटा 51। ठीक है, और एक बात बताऊं आपको, मोल अंश में जितने भी घटकों के सापेक्ष हम मोल अंश निकालेंगे उनका योगफल जो होगा वो सदैव 1 होगा। जैसे आप ग्लूकोज के सापेक्ष निकाले हैं, फिर वाटर के सापेक्ष निकाले हैं, इन दोनों का सम कर दीजिए, योगफल कर दीजिए। ठीक है, यानी ग्लूकोज के सापेक्ष मोल अंश और जल के सापेक्ष मोल अंश का योगफल कितना होगा, 1 होगा। ये जितने भी हैं सबके साथ निकाल सकते हैं आप, 1 बटा 51 और प्लस 51 बटा 50 बटा 51, एलसीएम हो जाएगा 51, 1 प्लस 50 यानी कि 51 बटा 51 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।